हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो क्ले कोलॉइड्स थे या मिनरल कोलॉइड्स थे उसके डिफरेंसेस के बारे में, उसका कंपैरिजन किए थे, उसके इफेक्ट देखे थे भी क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड में एक ही चीज़ आती है और वो क्या है, ह्यूमस। और ह्यूमस का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता। बस आपको समझना है कि ह्यूमस होता क्या है। तो ह्यूमस आप समझना क्या होता है। ह्यूमस वास्तव में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेन तो ये तीन होते हैं, लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस वगैरह और सल्फर वगैरह भी होते हैं। ध्यान देना, अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ये, सेकंड चैप्टर में आया था अपने ह्यूमस, जिसके बारे में अपने इसके संगठन के बारे में पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से यौगिक होते हैं। मेनली तो इसमें देखो ये तीन ही होते हैं, CHO, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और उसके अलावा भी कई सारे तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बनता कैसे है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु वगैरह हो गए, उनके सड़ने से जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, अपने ह्यूमस कहते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि एनिमल हो गया या कोई प्लांट बेस्ड हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, उसके डिकम्पोज होने से जो मटेरियल बनता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। ये हो गया इसमें डेफिनेशन वगैरह। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड की डेफिनेशन कुछ खास बनेगी नहीं, ह्यूमस है बेसिकली सारा का सारा। इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आते हैं इनके डिफरेंस। क्या आते हैं, डिफरेंस जो है ना इनके, वो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड और इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। कौन सा है, ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड, सॉइल कोलॉइड। और इस तरफ मैं लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। क्या लिख देता हूँ, इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। ये लिख दिया आपने यहाँ पे, इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। यहाँ पे लिखते हैं इन ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड। ये हो गया। और ये अपने कर रहे हैं इनके डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस निकल कर आता है ऑर्गेनिक, वो आता है कि ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड जो होता है वो मेनली किससे बना होता है, ह्यूमस से बना होता है। वही इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड जो है वो बना होता है आयरन हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, सिलिकेट और ऑक्साइड। मतलब कहने का, आयरन और एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी होते हैं और ऑक्साइड भी होते हैं। वहीं बात करें अगर ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड की, तो ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड जो मुख्यतः किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे तत्व होते हैं पर मुख्य ही होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, SI सिलिकेट यानी कि FeAl और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। नेक्स्ट अपने जो इसमें आता है वो आता है इनकी जो CEC की बात करें तो इनकी CEC जो होती है वो हाई होती है, हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड जो होते हैं ह्यूमस की CEC हमेशा ही ज़्यादा होगी इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड्स की, और इसकी कंपैरेटिवली क्या होती है लो। अब लो में देखो, इनऑर्गेनिक में तीन पड़े थे अपने, मोंटमोरिलोनाइट की सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अगर ये चार पूछ लेना आपको कि ह्यूमस, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और कियोलिनाइट में सबसे ज़्यादा किसकी, तो ह्यूमस होगी। अगर ह्यूमस नहीं है ऑप्शन में तो फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मोंट मोरिलोनाइट की। उसके अलावा अगर अपने बात करें ये CEC होती कितनी है, कि ये तो बता दिया इसने कि ठीक है अभी, हाँ ज़्यादा है इसकी, पर कितनी है वो देखो। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड होते हैं उनकी CEC होती है लगभग 150 से 300 सेंटीमोल केजी इनवर्स। वहीं अगर अपने बात करें इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड की, तो इसकी होती है लगभग 3 से 150 सेंटीमोल केजी इनवर्स। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो जो ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड होते हैं उसमें जो समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखना। इसमें होता है एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH, दूसरा होता है इसमें फिनोलिक ग्रुप। कौन सा होता है, फिनोलिक ग्रुप। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तीसरा कौन सा होता है, OH माइनस। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड में एक ही ग्रुप होता है, कौन सा, OH माइनस वाला ग्रुप होता है। इसके अंदर बस एक ग्रुप होता है जो कि ऋणायन उत्पन्न करता है। और लास्ट इसमें एक और आ जाता है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
और इसकी कंपैरेटिवली क्या होती है, लो होती है। अब लो होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन ह्यूमस के कंपैरिजन में या ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो गए, मेन इसके डिफरेंस हो गए। अब अपने करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंस करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कॉलॉइड, ऑर्गेनिक कॉलॉइड, या अपने कह सकते हैं ह्यूमस। क्या हो गया, ह्यूमस। तो देखो भाई, सबसे पहला जो आता है इसमें भी वही है जो अपने इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड में किए थे, प्रॉपर्टीज वही है और सेम वही वाला इफेक्ट है, पर जो इफेक्ट इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड में थे उनसे थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो कौन सा है, सबसे पहला आता है सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन, तो ध्यान रखना सॉइल कंपोजिशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की क्वांटिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो देखो कौन सा आता है, वो आता है इसकी सीईसी। सीईसी, तो सीईसी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो जो आता है वो आता है प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन, तो ये प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन को भी क्या करेगा, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो आती है बफर कैपेसिटी या बफरिंग कैपेसिटी। क्या आती है, बफर या बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी, तो बफरिंग कैपेसिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो जो नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आएगी वो देखो कौन सी आएगी, सॉइल टेम्परेचर। क्या आता है, सॉइल टेम्परेचर। अब अपने को पता है कि ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड यानी ह्यूमस का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है सन की सनलाइट का, जिसके कारण टेम्परेचर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज करके बहुत ज्यादा सॉइल को जो बॉईल करने लग जाएगा, नहीं, इंक्रीज मतलब इतना इंक्रीज कर रहा है जो प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो आती है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। क्या आती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। ध्यान रखना न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, और न्यूट्रिएंट की स्टोरेज को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस लिख रखा है, इसी तरह हम प्रॉपर्टीज भी आ सकती है कि ऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है या उसके फंक्शंस क्या क्या है, तो ये यही रहेगा। नाम जो है ये वर्ड का डिफरेंस है, कई जगह हो सकता है इंपॉर्टेंस आ जाए, कई जगह हो सकता है यूजेज आ जाए, कई जगह हो जाए क्वालिटीज आ जाए, तो यही वाली इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें जो आता है, एक बात समझना, अपने बात की थी कि जो कोलोइड्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। शुरुआत में जब अपने चैप्टर में सोइल क्लोराइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इसमें बात आई थी कि चार्ज, तो सारे सोइल क्लोराइड्स के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था। इसी तरह जो ह्यूमस है, ह्यूमस जो है उसके ऊपर भी चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट कैसे हुआ, या इनऑर्गेनिक सोइल क्लोराइड है उसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव कैसे जनरेट हुआ, उसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो एक बात समझना आप, अपने यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज ओरिजिनेट होता है यहाँ पर, नेगेटिव, इन क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स भाई, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज का ओरिजिन कैसे हो रहा है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो देखो कैसे होगा, तो इसके दो कारण है मेनली। कितने कारण है, दो कारण। कौन कौन से हैं वो देखो, दो कारण है। पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस। एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस। और सेकंड जो इसके अंदर कारण आता है वो आता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन या आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है,
आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया। ठीक है, दो रीजंस होते हैं, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन है पहला, तो दूसरा हो गया एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस। अब है क्या ये, अब हम बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस की। एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस, आप इसको ये वर्ड मान के चलो ओपन क्रिस्टल एजेस। क्या मान के चलो, ओपन क्रिस्टल एजेस। क्या होता है बेसिकली कि जो क्ले कोलॉइड्स होते हैं ना, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, क्रिस्टल्स होते हैं। और इस क्रिस्टल का जो सरफेस पर जो एटम होते हैं, सरफेस एटम, उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, वैलेंसी नॉट कंप्लीटेड, वैलेंसी नॉट कंप्लीटेड, वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें देखना कि वैलेंसी तो कंप्लीट हो नहीं रही, और जो एजेस हैं, एजेस के ऊपर ग्रुप कौन कौन से बैठे होते हैं, या तो ऑक्सीजन ग्रुप बैठा होता है, या कौन सा बैठा होता है, हाइड्रोक्सिल, अपने पढ़ा था, या तो ऑक्सीजन ग्रुप बैठा होता है, या क्या बैठा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैठा होता है, जिसके कारण चार्ज क्या जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। दोबारा समझ रहा हूँ, एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस या ओपन क्रिस्टल एजेस, इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है, क्योंकि कोई भी क्ले कोलॉइड है उसका कोई ना कोई क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, या वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती, और एजेस जो होते हैं, एजेस के ऊपर बाहर की तरफ जो है हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं, जिसके कारण चार्ज क्या जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये हो गया। अब ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी कई बार डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ये आता है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, पहले इसकी डेफिनेशन समझो भी, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सेम साइज के एटम्स का या आयंस का एक दूसरे को रिप्लेस करना, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के, रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस ऑफ सिमिलर साइज, ऑफ सिमिलर साइज, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन ऑफ सिमिलर साइज, सिमिलर साइज के जो आयंस होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होगा। आयन यहाँ पर जनरली कौन से होते हैं, कैटायन, कौन से होते हैं, कैटायन होते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे, आप सोचोगे इससे कैसे जनरेट हो रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप ये मानो कि अपने पास एक सिलिकेट कोलॉइड है इस तरह से, या क्ले कोलॉइड है इस तरह से, और ये अपने रख लिया यहाँ पे, ये हो गया, और इसकी एक कॉपी अपने यहाँ बना लेते, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा ना कि जैसे ये वाला है, अब मैंने क्या किया कि ये अपने मैंने मान लिया कि यहाँ पे सिलिकॉन है जिसके ऊपर चार्ज किया +4 है, और यहाँ पर क्या हुआ कि इसके ऊपर O-2 है, इसके ऊपर भी क्या है, 2O-2 है, तो -2 -2 -4, और सिलिकॉन के ऊपर का +4, तो आवेश हो गया 0, यानी चार्ज हो गया 0। अब क्या हुआ कि सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने, एल्यूमिनियम ने, किसने रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ने, तो सिलिकॉन तो बाहर चला गया क्ले कोलॉइड से, और सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन जो सिलिकेट क्ले के ऊपर जो एनायन थे वो सेम के सेम रहे, O-2 O-2, अब माइनस के तो 4 हो गए, और प्लस का कितना बचा, 3, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, -1। इसी के कारण क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं, देखो जैसे मैंने ये एक और लिया एग्जांपल के तौर पे, और ये रख दिया आपने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस बार ले लिया एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम को ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन एटम लगाया हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया हुआ है। अब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया किसने, मैग्नीशियम ने, क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, हालांकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा ही होगा मैग्नीशियम से। अच्छा, ये हो गया, इसके ऊपर लगा दिया ये। अब क्या होगा, रिप्लेसमेंट जब होगा, जब रिप्लेसमेंट होगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया इस तरह से, और इसका अपने कलर चेंज करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि एल्यूमिनियम की जगह क्या आ गया, मैग्नीशियम, लेकिन जो एनायन थे वो सेम रहे,
इसके ऊपर O-2 और इसके ऊपर OH-1। तो माइनस का तो 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, यानी अब इस क्या हो गया माइनस का 1, और साथ में क्या निकल गया बाहर Al+3। ये फिर वही कि चार्ज पहले तो न्यूट्रल था, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो रहा है 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट ऑफ आयन ऑफ सिमिलर साइज इन क्ले कोलॉइड इज नोन एज आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। और ये वो दो रीजन है, एक तो एक ओपन क्रिस्टल एजेस या एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस एंड आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, जिसके कारण क्ले कोलॉइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये था आपके टॉपिक, और इसी के साथ आपका जो 3rd नंबर चैप्टर है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।